नमस्ते दोस्तों। आज की इस क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक सिंपल डिफरेंशिएशन और एक पार्शियल डिफरेंशिएशन। सिंपल डिफरेंशिएशन को मैंने डाला है चैप्टर नंबर 4 में और पार्शियल डिफरेंशिएशन को मैंने डाला है चैप्टर नंबर 5 में। देखिए, जब भी हम लोग डिफरेंशिएशन को पढ़ते हैं, आप कोई बुक देखोगे या कॉलेज में लेक्चर लोगे, तो अक्सर हमें दो वर्ड्स देखने को मिलते हैं, एक डेरिवेटिव और एक डिफरेंशिएशन। तो हमारे दिमाग में कई बार कंफ्यूजन आता है, क्या डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन एक है और क्या ये दोनों अलग हैं, और अगर ये दोनों अलग है तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि डेरिवेटिव क्या है। अब देखिए, डेरिवेटिव को समझने के लिए हमें दो बातें बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। पहली बात, थोड़ा बहुत हमें फंक्शन की जानकारी होनी चाहिए और दूसरी बात, हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि स्लोप क्या होता है। क्योंकि बेसिकली ये कोर्स हमने ऐसे स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन करा है जिन्होंने मैथमेटिक्स 10th क्लास तक पढ़ी थी। 11th क्लास में उन्होंने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है, 12th क्लास में भी मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है, उसके बाद अपने ग्रेजुएशन के तीनों साल में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में भी मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने 10th क्लास के बाद अब मैथमेटिक्स सीधा एमए इकोनॉमिक्स में देखा है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने कोर्स डिजाइन करा है। इसलिए इस कोर्स में जितनी भी आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, वो सब जीरो से पढ़ाया जाएगा। अब आप लोगों को पता है कि हमारा एक YouTube चैनल है जिसका नाम है MEC MA इकोनॉमिक्स इग्नू। वहां पर 103 MEC 103 की प्लेलिस्ट है और प्लेलिस्ट में कुछ वीडियोज हैं। उन वीडियोज में मैंने थोड़ी बहुत जानकारी फंक्शन के बारे में दी है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, फंक्शंस पे वो वीडियोस आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube चैनल पे देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको उन वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। और अगर आप ये वीडियो हमारे ऐप eco.com पर देख रहे हैं तो पहले आप हमारे MEC MA इकोनॉमिक्स के YouTube चैनल पर जाकर इस प्लेलिस्ट में जाकर ये वीडियोस देख लीजिए। ठीक है, तो यहां से आप फंक्शन की थोड़ी बहुत जानकारी ले लो। फंक्शन की थोड़ी बहुत जानकारी आपने ले ली होगी। अब इसके बाद हम थोड़ा सा एक फंक्शन के बारे में समझते हैं। एक ही फंक्शन है fx, y is equal to fx। ठीक है, अब जैसा मैंने आपसे कहा कि डेरिवेटिव समझने के लिए हमें थोड़ी बहुत फंक्शन की जानकारी होनी चाहिए। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जब भी आपको किसी क्वेश्चन में डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा या आपको डिफरेंशिएशन करना होगा, तो आपको क्वेश्चन में हमेशा एक फंक्शन दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है, डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन एक फंक्शन का ही करना होता है। तो हमारा एक जो बिल्कुल सिंपल सा तरीका होता है फंक्शन को लिखने का, ये होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, ये जो मैंने आपके सामने इक्वेशन लिखी है इसको हम लोग पढ़ेंगे y इज द फंक्शन ऑफ x। ठीक, यहां पे y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहां पे f फंक्शन के साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम समझते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। देखिए, किसी फंक्शन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल की अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमें डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है। ये बिल्कुल इस तरह से है, मान लीजिए कि आपके पास एक डिमांड फंक्शन है। ठीक है, और डिमांड फंक्शन में ये आपकी डिमांड है, आपको डिमांड पता है किस पे डिपेंड करती है, डिमांड डिपेंड करती है प्राइस पे। तो प्राइस, जब आप मार्केट में कोई चीज खरीदने जाते हो, फॉर एग्जांपल आपको कोको कोला खरीदनी है, तो जब हम मार्केट में जाओगे कोको कोला का प्राइस आप खुद से डिसाइड नहीं करोगे, प्राइस आपको दिया हुआ है, प्राइस हमारे हाथ में नहीं है। तो प्राइस हो गया है और हमारी जो डिमांड है डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? क्योंकि जब आप बाजार में जाओगे
तो आप किसी चीज की कितनी डिमांड करोगी, मतलब आप कोका कोला की कितनी डिमांड करोगी, वो डिपेंड किस पे करता है, वो प्राइस पे करता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक फंक्शन में एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट अभी इस चैप्टर में हम लोग सिंपल डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंपल डिफरेंशिएशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक होगा, ठीक। तो ये मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है कि फंक्शन कैसे लिखा होता है, फंक्शन को पढ़ना कैसे होता है, y इज द फंक्शन ऑफ x, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। बाकी आप वो वीडियो देख लेना फंक्शन की, वहां से आप लोग सीख लेना। अब देखिए डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन का जो टॉपिक है उसको अच्छी तरीके से सीखने के लिए हमें ये पता होना चाहिए स्लोप क्या होती है, स्लोप क्या होती है। क्यों? क्योंकि अगर आपको एक फंक्शन दिया है और आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो इस जो डेरिवेटिव होगा, डेरिवेटिव क्या होगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द फंक्शन। अब यहाँ पे कई एक साथ अनजाने स्ट्रेंथ से वर्ड्स आ गए हैं, जैसे टेंजेंट क्या है, स्लोप क्या है। तो फिर डेरिवेटिव, फिलहाल आप ये लाइन याद कर लीजिए कि डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ फंक्शन। तो जो भी फंक्शन है उस फंक्शन की टेंजेंट होती है, और टेंजेंट की स्लोप को ही डेरिवेटिव कहते हैं। इसीलिए मैंने कहा था ये सारी बातें कुछ कुछ सर के ऊपर से जा रही होंगी। सर के ऊपर से जा क्यों रही है, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि स्लोप क्या है और हमें ये नहीं पता है टेंजेंट क्या है। इसलिए डेरिवेटिव को सीखने के लिए स्लोप क्या होती है हमें पता होना चाहिए। क्योंकि आप लोग जिन्होंने, जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने 10th क्लास तक की मैथमेटिक्स पढ़ा है, उनको स्लोप की भी जानकारी नहीं है और उनको टेंजेंट की जानकारी भी नहीं है। इसीलिए हम पहले थोड़ा सा स्लोप के बारे में समझेंगे, टेंजेंट के बारे में समझेंगे, फिर डेरिवेटिव के बारे में समझेंगे। मैं आपको डायरेक्ट डेरिवेटिव भी समझा सकता हूं, लेकिन वो फिर थोड़ा आपको रटना पड़ेगा, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि आपको थोड़ा बहुत भी रटना पड़े। इसलिए हम लोग पहले स्लोप के बारे में सीखेंगे। अब देखिए स्लोप क्या होती है। स्लोप निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं और बहुत सारे सिचुएशंस में स्लोप निकाली जाती है। तो अब हम ये जानते हैं स्लोप होता क्या है। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ डिमांड को ले लेते हैं और यहां पर हम लोग ले लेते हैं प्राइस को, ठीक है। यहां पर मैं कोई पॉइंट ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल 5, फॉर एग्जांपल 10, फॉर एग्जांपल 15, फॉर एग्जांपल 20 और फॉर एग्जांपल 30। यहां पे मैं प्राइस लेता हूं, प्राइस है फॉर एग्जांपल 10, 20, 30 और 50, ठीक है। अब आपसे ये कहा जाता है कि ये पॉइंट है एक ए और ये पॉइंट है हमारा बी, ठीक है। स्लोप क्या होती है, स्लोप को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल समझेंगे, फिर हमें समझ में आएगा स्लोप क्या होती है। तो आपके पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, और आपसे कहा जाता है कि आप ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में स्लोप निकालो। क्या निकालना है, हमें निकालनी है स्लोप बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है ये जो आपकी लाइन है, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल एक्सिस। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। जब आप 10th क्लास में मैथ पढ़ते थे तो हम इस लाइन को बोलते थे एक्स एक्सिस और इस लाइन को बोलते थे वाई एक्सिस। सॉरी आज मेरा गला थोड़ा खराब है। तो ये हमारी एक्स एक्सिस होती है लाइन, ये वाई एक्सिस होती है। इस लाइन को एक्स एक्सिस या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोला जाता है, इस लाइन को वर्टिकल एक्सिस या फिर वाई एक्सिस
बोला जाता है। तो ये जो आपका पॉइंट ए है और ये जो आपका पॉइंट बी है, इसको हम यहां लिख लेते हैं ए, और ये हो गया आपका पॉइंट बी। तो आप एक नीचे से लाइन डालोगे और एक लाइन ये डालोगे, तो आप एक ब्रैकेट लगाओगे। अब इस ब्रैकेट में हमें क्या करना होता है, हम पहले लिखते हैं इस पॉइंट से इस लाइन पे क्या वैल्यू है। इस ए पॉइंट से इस लाइन पे वैल्यू है 10, और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या है 10। ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट किसको दिखा रहा है, ये ब्रैकेट वैल्यू दिखा रहा है क्वांटिटी की, और ये वैल्यू, ये ब्रैकेट ये वाली वैल्यू दिखा रहा है प्राइस की। कहने का मतलब है जो पहली वाली वैल्यू होती है वो होती है जो चीज हम यहाँ पे दिखा रहे हैं यानी क्वांटिटी, और जो बाद वाली वैल्यू होती है वो होती है जो चीज इधर है यानी कि प्राइस। ठीक है, ये जो ब्रैकेट है हमारे पास पूरा जहां पे क्वांटिटी और प्राइस दोनों की वैल्यू है, इस ब्रैकेट को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। ग्राफ में जो लीनियर प्रोग्रामिंग का हमने चैप्टर पढ़ा था, इतना थोड़ा बहुत आप समझ चुके हो। अब हम बी पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो बी पॉइंट में अगेन पहले क्वांटिटी आएगी फिर प्राइस। तो बी पॉइंट पे अगर मैं क्वांटिटी देखता हूं तो बी पॉइंट पे मेरी क्वांटिटी है 15 और 20 के बीच में, ये होगा लगभग हम इसको मान लेते हैं 18। इसके बाद अगर हम इधर देखते हैं तो प्राइस है 30। तो आपके पास ए पॉइंट और बी पॉइंट क्या है, आपके पास ए पॉइंट आया है 10 और ये पॉइंट आया आपके पास 10, बी पॉइंट आपके पास आया 18 और ये पॉइंट आया आपके पास 30। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले जब भी आपको स्लोप निकालनी होती है तो ये जो आपके पॉइंट्स हैं, जो ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, इन पे ये जो नंबर्स है इनको नाम देना होता है। तो इनको नाम आप कैसे दोगे, इनको नाम ऐसे दोगे, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है, ये भी क्वांटिटी है, ये भी प्राइस है। जो पहले वाली क्वांटिटी है उसको आप Q1 नाम दे देना, और पहले वाले प्राइस को, ये पहले है और ये बाद में है, A to B निकालनी है हमें स्लोप। ठीक है, या बिटवीन A to B। इसको Q1 P1, इसको आपको नाम देना है Q2 और इसको नाम देना है P2। ठीक अब जो स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है, स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है P2 माइनस P1 एंड Q2 माइनस Q1। ठीक है, तो P2 की वैल्यू क्या है, P2 की वैल्यू है 30 और P1 की वैल्यू क्या है, P1 की वैल्यू है हमारी 10। इसके बाद Q2 की वैल्यू क्या है, Q2 की वैल्यू है 18 और Q1 की वैल्यू है हमारे पास 8। तो 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 20, 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 10/4 हो जाएगा, इससे आप डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 2.5। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में हमारी जो स्लोप आई है वो स्लोप आ गई है 2.5। ठीक, अब मान लीजिए कि यहाँ पर हम क्वांटिटी ऑफ डिमांड नहीं दिखाते हैं, यहाँ पर हम लोग प्राइस नहीं दिखाते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने दिखाया है x और यहाँ पे हम लोगों ने दिखाया है y। तो ये पॉइंट आपके क्या हो जाएंगे, x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y2 y1 x2 x1, बाकी स्लोप यही आ जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर आपके पास दो पॉइंट हैं तो दो पॉइंट के बीच में आपको स्लोप निकालनी होती है। तो स्लोप कैसे निकाली जाती है, आपको पहले देखना है एक पॉइंट नया होगा, ये नया पॉइंट है, और एक पॉइंट होगा पुराना। ये पॉइंट फॉर एग्जांपल न्यू है और ये पॉइंट फॉर एग्जांपल पुराना वाला है, यानी ये पॉइंट ओल्ड है। तो जो पुरानी वैल्यू होगी उसको नाम देंगे x1 और y1, नई वैल्यू को नाम देंगे x2 एंड y2। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है, जो भी चीज आपकी वर्टिकल एक्सिस पर है उसकी नई वैल्यू माइनस पुरानी वैल्यू, जो भी चीज आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर है उसकी नई वैल्यू माइनस पुरानी वैल्यू। ठीक है,
तो ये बात आपको समझ में आई। अब एक बात और समझते हैं, इसको लिखने का, ये जो हमने लिखा है y2 माइनस y1, इसको लिखने का एक तरीका और भी है। अगर हम इस पॉइंट को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है a पॉइंट पर y की वैल्यू 10 थी और b पॉइंट पर y की वैल्यू हो गई है 30, यानी y की वैल्यू 10 से 30 हो गई है, y की वैल्यू बढ़ गई है। जब कोई चीज बढ़ती है या फिर कोई चीज घटती है तो इसका मतलब है उसमें चेंज हो रहा है। और इकोनॉमिक्स में हम चेंज के लिए इस सिंबल का यूज करते हैं, इट इज कॉल्ड डेल्टा। तो y2 माइनस y1 का मतलब है कि y में चेंज हो रहा है। जब आप दो चीजों को घटाते हो तो जो घटने के बाद डिफरेंस आया है दैट इज चेंज। तो इसको हम लोग डेल्टा y लिख सकते हैं। इसी तरह से x की वैल्यू पहले 10 थी, अब 18 हो गई है, यानी x की वैल्यू भी बढ़ गई है। कोई चीज बढ़ती है या फिर घटती है उसको क्या बोलते हैं, चेंज हो गया है। तो इस तरह से ये भी क्या है, डेल्टा x। तो स्लोप के फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और स्लोप के फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने ये बताया कि स्लोप को कैलकुलेट कैसे करना है, बट स्लोप होती क्या है। तो स्लोप क्या होती है ये भी अभी मैं आपको बताऊंगा, बट पहले मैंने आपको ये बताया कि स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है। स्लोप का एक फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला है ये। अब हम आगे चलते हैं। मान लीजिए आपके पास एक लाइन है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 20 और आपसे कहा जाता है कि आपको इस लाइन का स्लोप निकालना है। आपको इस लाइन का स्लोप निकालना है। इस लाइन की स्लोप निकालने के दो तरीके हैं। देखिए एक बात मैं आपको बता देता हूँ, स्लोप बहुत ध्यान से समझना है और बहुत जरूरी सीखना है, क्योंकि जो आपका डेरिवेटिव है, आप ये मान के चलिए डेरिवेटिव एक तरह का स्लोप ही होता है। ज्यादा डिटेल में हम लोग आगे समझेंगे। तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपके पास दो पॉइंट हैं तो दो पॉइंट के बीच में स्लोप आप कैसे निकालोगे। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आपके पास एक इक्वेशन है तो आप स्लोप कैसे निकालोगे। एक और बात, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में x की पावर 1 है और y की पावर भी 1 है। कहने का मतलब है ये इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन है। तो मैं अभी आपको ये बता रहा हूं कि अगर आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है तो उस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आप कैसे बनाओगे, सॉरी लीनियर इक्वेशन की स्लोप कैसे निकालेंगे। तो इस लीनियर इक्वेशन की स्लोप निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप ये देखो इसमें वेरिएबल क्या है, इसमें एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल है y। अब आपको ये समझना है कि जब अगर हम इस इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो x किधर आएगा, x आएगा इधर और y आएगा इधर। ये x आ गया और ये आ गया आपके पास y, ठीक। अब जो भी चीज इस वर्टिकल एक्सिस पर आती है उस चीज को आपको लेफ्ट साइड पे रखना है, बाकी सारी चीज आपको राइट साइड पे लेके जानी है। तो क्योंकि इस इक्वेशन का ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पर x आएगा, यहाँ पर y आएगा। y आपका वर्टिकल एक्सिस पर आएगा इसलिए मैं y को लेफ्ट साइड पे रखूंगा, बाकी सारी वैल्यू मैं लेके जाऊंगा राइट साइड पे। तो 20 पहले से ही राइट साइड पर है और ये 2x राइट साइड पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा क्योंकि इस साइड ये प्लस का है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो y है y के साथ आप देखोगे तो ये -4 है। ये -4 क्या है, ये है y का कोफिशिएंट। तो जब आप स्लोप निकालोगे तो आपको ध्यान रखना है y के साथ इसका कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, y का कुछ कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, y होना चाहिए अकेला। तो y का कोफिशिएंट हम कैसे खत्म करेंगे, -22x। इस -4 को लेके आएंगे राइट साइड पे। जब ये -4 राइट साइड पे आएगा तो आ जाएगा नीचे।
इसके बाद इस पूरी जो ऊपर वाली वैल्यू है इसको हम -4 से डिवाइड करेंगे, तो 20 के नीचे -4 आएगा और इसके बाद 2x के नीचे भी -4 आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे एक माइनस नहीं है, अब हम लोग y इजिकल टू इससे इसको करेंगे कैंसिल, -5 ये इससे कैंसिल हो गया, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और आप 2 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 0.5x। तो आपका पहला काम क्या है स्लोप निकालने के लिए, स्लोप निकालने के लिए पहला काम यह है, अगर आपको एक लीनियर इक्वेशन दी गई है तो आप इस लीनियर इक्वेशन को ऐसे चेंज करोगे कि y आपका लेफ्ट साइड पे आ जाए और y का कोई कोफिशिएंट इसके साथ नहीं होना चाहिए। जब इस लीनियर इक्वेशन को आप इस पार्ट तरह से कन्वर्ट कर दोगे, मतलब चेंज कर दोगे, रीराइट कर दोगे, तब आपको देखना है x का कोफिशिएंट क्या है। x का कोफिशिएंट है 0.5, तो यहाँ पे जो स्लोप होगी वो होगी 0.5, और एक स्लोप को हम लोग m से डिनोट करते हैं, m स्लोप का नोटेशन। ठीक, आपको ये बात समझ में है कि अगर आपके पास 2 पॉइंट है तो आप स्लोप कैसे निकालोगे। आपको बात ये भी समझ में आई कि अगर हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है तो हम लोग स्लोप कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब ये जो हमारे पास लाइन है इसकी स्लोप निकालने का हमारे पास एक और तरीका भी है। वो तरीका क्या है, वो तरीका हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखिए, वो तरीका ये है, आपको पहले इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना पड़ेगा, है ना। ग्राफ तो हम लोग बना चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में। ग्राफ कैसे बनाएंगे, 2x ऐसे रहेगा, 4y ऐसे रहेगा, और ये जो आपके पास 20 है, इस 20 से आप कर दोगे इस इक्वेशन को डिवाइड, इससे इसको कैंसिल करेंगे 10 आएगा, इससे इसको कैंसिल करेंगे 5 आएगा, और यहाँ पर आएगा आपके पास 1। तो मुझे इसका बनाना है ग्राफ। गुड इवनिंग दोस्तों, कल की क्लास मैंने बीच में ही डिसकंटिन्यू कर दी थी। एक्चुअली मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो रही थी और उसके बाद मुझे वोमिटिंग वगैरह भी हो गई थी, तो आज हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां से हम लोगों ने कल डिसकंटिन्यू करा था। तो मैंने ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन मैंने ली थी और उसके बाद हमने इसको थोड़ा सिंपलीफाई करा था, तो कुछ हमारे पास ये रिजल्ट आ गया था। अब आज हमें क्या करना है, हम लोगों को इसका बेसिकली स्लोप निकालना है, और इसकी जो हम स्लोप निकालेंगे उसके लिए हम इसका ग्राफ बना रहे हैं। तो जैसे आपको पता है x के नीचे 10 है, तो मैंने एक पॉइंट ले लिया है x के नीचे 10, और y के नीचे -5 है, तो y के नीचे हमने एक पॉइंट ले लिया है -5, और -5 और 10 इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करके मैंने ये ग्राफ बना दिया है, ये लाइन मैंने बना दी है। अब आपको अगर इस इक्वेशन की स्लोप निकालनी है इस लाइन के हिसाब से, यानी इस लाइन को यूज करके, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इस लाइन पे कहीं पे भी 2 पॉइंट ले लो। जैसे मैं एक पॉइंट यहां पे ले लेता हूं, ये पॉइंट ए। नमस्ते दोस्तों, eco.com आपके लिए गुड न्यूज लाया है। अगर आप इग्नू से एमए इकोनॉमिक्स कर रहे हो और फर्स्ट ईयर में हो, आप चाहते हो कि आपके असाइनमेंट में अच्छे नंबर आए, तो हम आपके लिए असाइनमेंट लाए हैं फर्स्ट ईयर के, जिसका एमआरपी सिर्फ 350 रुपए है। 350 रुपए में आपको सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट मिलेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक आप देख लीजिएगा। इसी के साथ हम लोग एमएससी 002 मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस के प्रीवियस 12 क्वेश्चंस के पेपर का सॉल्यूशन लाए हैं, जिसका एमआरपी है सिर्फ 200 रुपए। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख लीजिए। और एक पॉइंट मैं ये ले लेता हूं, यहाँ पे ये पॉइंट है हमारा बी। अब ए पॉइंट से अगर मैं ऐसी ऊपर की तरफ एक परपेंडिकुलर डालता हूं और इधर की तरफ भी अगर हम देखते हैं, तो ए पॉइंट पे हमारे x की और y की वैल्यू हमें मिल जाती है। x की वैल्यू मेरे पास आई 2 और y की वैल्यू मेरे पास आई -4। ठीक है, अब
जो मेरा बी पॉइंट है, बी पॉइंट पर ऐसे, ये वैल्यू है हमारी 2 और 3 के बीच में, ये पॉइंट हो गई है -2.5। ठीक है, तो अगर आपके पास एक लाइन हो ऐसे ग्राफ में और आपको इस लाइन की हेल्प से स्लोप निकालनी है, तो आप क्या करोगे, आप एक पॉइंट लोगे एक पॉइंट लोगे बी, और हम इनमें से किसी एक पॉइंट को ऑड पॉइंट मान लेंगे और किसी एक पॉइंट को इनमें से मैं न्यू पॉइंट मान लूंगा। ठीक है, तो जब ऑड पॉइंट न्यू पॉइंट हम मानेंगे तो आपको पता है ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा मेरा x2 और ये हो जाएगा मेरा y2। इसके बाद जो स्लोप होती है, स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप को m से डिनोट करते हैं, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू आप पुट करोगे, इट इज -2.5, ये y2। उसके बाद आपको y1 की वैल्यू पुट करनी है, तो y1 की वैल्यू है हमारी -4। इसके बाद नीचे x2 और x1, ये हो गया है हमारे पास -2.5, माइनस किया मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आएगा, -2.4 में से अगर हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.5, और नीचे है हमारे पास 3 पॉइंट हटाएंगे 0 आएगी, 15 से इसको डिवाइड करेंगे 1/2, और 1/2 का मतलब है 0.5। तो इस केस में हमारे पास जो वैल्यू आती है स्लोप की, वो आती है 0.5। इज इट क्लियर? तो हमें ये भी पता चल गया है कि अगर आपके पास एक लाइन है तो उस लाइन से, यानी कि जो ग्राफ पे एक लाइन है, उस लाइन की स्लोप कैसे निकालनी है, तो कुछ इस तरह से हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, यहाँ लिख देते हैं, y2 है आपका -2.5 और y1 है आपका -4 और ये है आपका 5 -2। ठीक, तो मैंने क्या करा, मैंने आपको ये सिखाया है कि स्लोप कैसे निकालते हैं दो केस में। पहला केस अगर आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं, दूसरा केस अगर आपको एक इक्वेशन दी हुई है, लीनियर इक्वेशन, तो उससे स्लोप कैसे निकालोगे, उससे भी दो तरह से निकाल सकते हैं। पहला तरीका मैंने आपको बताया, उसके बाद उसका ग्राफ बना के भी हम स्लोप निकाल सकते हैं। अब देखिए बात ये करते हैं कि स्लोप होती क्या है। हमने ये समझ लिया कि स्लोप निकालते कैसे हैं, अब हम ये समझेंगे कि स्लोप होती क्या है। ठीक, तो मैं ये सब रफ कर देता हूं। देखिए ये जो ए पॉइंट है हमारा, ए पॉइंट पे ये क्या वैल्यू है x1, और ये 5 क्या है, ये है आपका x2। x1 किसकी वैल्यू है, x की, और x2 किसकी वैल्यू है, x की। ये हमारा ओल्ड पॉइंट है, ये हमारा न्यू पॉइंट है। तो अगर हम यहां से यहां तक आते हैं तो इसका मतलब है x की वैल्यू 2 से इंक्रीज करके 5 हो गई है। x की वैल्यू क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। जब कोई चीज इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा, चेंज। इंक्रीज होना या डिक्रीज होना क्या होता है, चेंज। मैथमेटिक्स में हम चेंज के लिए डेल्टा यूज करते हैं। तो यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस है ये है आपका डेल्टा एक्स। ठीक है, अब ये डिस्टेंस हम ग्राफ में यहां भी दिखा सकते हैं और ये डिस्टेंस हम यहां भी दिखा सकते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस एक ही है, चाहे ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो। तो ये बेसिकली आपका डेल्टा एक्स है, और डेल्टा एक्स है कितना, डेल्टा एक्स कैसे निकालोगे, नई वैल्यू में से पुरानी वैल्यू को घटा दो, मतलब x2 में से x1 को आप घटा दो, तो x2 आपका 5 है, x1 हमारा 2 है, तो कितना आ गया 3। तो मेरे पास जो डेल्टा x है वो 3 आ गया। अब हम बात करते हैं y की, तो y की ये पॉइंट हमारा कौन सा पॉइंट है, न्यू पॉइंट। तो x को तो हमने यहां देखा, y को आप कहां देखोगे, यहां पे देखोगे।
तो ये आपका y1 है और ये y1 की आपकी न्यू वैल्यू है, सॉरी ऑड वैल्यू है ऑड। और यहाँ पे आपका जो y है 2.5 है, 2 और 3 के बीच में, ये आपकी y की न्यू वैल्यू है। तो आप स्टार्टिंग में यहाँ थे, इसके बाद आप यहाँ पर आ गए, तो आप -4 से आप आ गए 2.5 पर। तो यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी जर्नी है y1 से लेकर y2 का जो रास्ता आपने कवर करा है, ये क्या हो गया है, यहाँ पे अगर आप y की वैल्यू देखोगे तो -4 से -2 ये भी इंक्रीज हो गई है। देखिए ध्यान रखना है, -4 -2 -4 अगर हम लाइन में देखते हैं तो माइनस की वैल्यू आप जितना नीचे जाओगे वो वैल्यू छोटी होगी, जितना ऊपर आओगे वो वैल्यू बड़ी होगी। तो यहाँ से हम ऊपर आ रहे हैं ना, तो आपको ध्यान रखना है -4 हमेशा छोटा होता है किससे, -2.5 से। इसका मतलब है यहाँ पे भी आपकी y की वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ रही है मतलब चेंज हो रही है। और चेंज कितनी हो रही है, आपकी न्यू वैल्यू कितनी है, डेल्टा y कैसे निकालेंगे, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू। न्यू वैल्यू है हमारी -2.5, न्यू वैल्यू है हमारी -4, तो -2.5 माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे 4 और ये आ गया आपके पास 1.5। ये जो डेल्टा y मैंने यहाँ दिखाया है ये हम लोग यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा डेल्टा y है, ये डेल्टा y कितना है, 1.5 है। अब हम लोग की काम करते हैं, थोड़ा सा मैं कैमरा क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे अब समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है कि जो स्लोप है जिसको हम m से डिनोट करते हैं उसका फॉर्मूला आपको पता है, हम इसको डेल्टा y डेल्टा x भी लिख सकते हैं। ये आपकी स्लोप हो गई है, स्लोप का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया है। बात ये है कि स्लोप क्या है, तो पहले आप ये समझिए जो स्लोप का फॉर्मूला है इसको बड़े ध्यान से देखते हैं। तो स्लोप होती क्या है, ऊपर आपका डेल्टा y आता है, तो डेल्टा y का मतलब है चेंज इन y, ठीक है। नीचे आपके पास डेल्टा x है, डेल्टा x का मतलब क्या है, चेंज इन x। तो बेसिकली जो स्लोप होती है, स्लोप होती है चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। अब इसका मतलब क्या है, ये तो बात ये हुई कि सर आपने हमें ये तो फॉर्मूले को वर्ड में बता दिया, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, बट इस ये है क्या है, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज क्या है, क्यों इसको पढ़ा जा रहा है। तो अब देखिए अगर आप इसको ही ध्यान से देखोगे तो आपको कई सारी बातों के आंसर खुद मिलेंगे, ठीक है। खुद कैसे मिलेंगे समझते हैं। ये है चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर मैं इसको वर्ड्स में कन्वर्ट करूं, डिकोड कर दूं, तो मैथमेटिकल लैंग्वेज को डिकोड करने पे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, हमें रिजल्ट ये मिलेगा चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x by 1 ठीक है। तो ये लिखा है चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x बाय 1 यूनिट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर x में 1 यूनिट का चेंज हो जाता है, अगर x में 1 यूनिट का चेंज हो जाता है तो y में कितना चेंज होगा। जैसे हमारे आंसर में हमारे जो स्लोप का आंसर आया था वो था 0.5, तो 0.5 का मतलब ये है if x increases by 1 unit then y will या y changes,
then y changes by 0.5 यूनिट्स। देखिए अगर आप कभी स्लोप निकालते हो, स्लोप का आंसर आता है 0.5, तो इसका मतलब है अगर x if x increases by 1 यूनिट, मतलब अगर x में 1 यूनिट का इंक्रीज होता है तो x में 1 यूनिट के इंक्रीज होने का y पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, y भी 1 यूनिट से इंक्रीज हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है ये समझते हैं एग्जांपल की हेल्प से। तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि स्लोप का मतलब क्या होता है। स्लोप का मतलब होता है चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x बाय 1 यूनिट। मतलब अगर x में 1 यूनिट का चेंज होगा तो y में कितने यूनिट का चेंज होगा। और अगर स्लोप 0.5 है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन हमें ये बता रही है कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन में जिसका हमने ग्राफ बनाया है, अगर x 1 यूनिट से इंक्रीज हो जाती है तो y 0.5 यानी हाफ यूनिट से इंक्रीज हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि इस टॉपिक को क्यों पढ़ा जा रहा है, इसकी रियल लाइफ में इसका यूज क्या है। तो इसका यूज कुछ इस तरीके से है, मैं ये मान के चलता हूं जो हमारा y है y हमारा प्रॉफिट है और ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन एक कंपनी की है और ये लाइन में जो y है प्रॉफिट और जो x है, x को मैं मान लेता हूं एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट। ठीक, तो आपका जो y है y हो गया आपका प्रॉफिट। इकोनॉमिक्स में आपको मैंने बताया था प्रॉफिट को पाई से डिनोट करते हैं। x है आपका एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट। अब होता क्या है, कई बार फर्म ये देखना चाहती है, मान लीजिए कि आपकी कंपनी है, कंपनी में आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, तो आपके पास प्रमोशनल डिपार्टमेंट आता है जिसको हम एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट या फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी कहते हैं। और डिपार्टमेंट आके आपसे कहता है कि हमें एडवर्टीजमेंट करने के लिए और पैसा चाहिए, हमें एडवर्टीजमेंट करने के लिए 1 करोड़ रुपया चाहिए, ये कहा जाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने कहा और आप मुंह उठा के उनको पैसा दे दोगे। आप उनसे क्वेश्चन करोगे, आप उनसे ये पूछोगे कि भाई एक बात आप मुझे बताओ, 1 करोड़ रुपया आप मुझसे एडवर्टीजमेंट के लिए मांग रहे हो, आप मुझे पहले ये बताओ कि अगर हम 1 रुपया एडवर्टीजमेंट पे खर्च करते हैं, 1 रुपया एडवर्टीजमेंट पे खर्च करने की वजह से मेरे प्रॉफिट में कितना इंक्रीज होगा। यानी अगर मैं 1 रुपया एडवर्टीजमेंट पे खर्च करता हूं तो उससे मेरा प्रॉफिट कितने रुपए का बढ़ जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं 1 रुपया खर्च करूं एडवर्टीजमेंट पर और मेरे प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट ही ना पड़े। आप ऐसा नहीं कहोगे कि भाई आप ये बताओ कि 1 करोड़ रुपया खर्च करने से मेरे प्रॉफिट में कितना चेंज होगा। इस तरह से कभी एस्टिमेशन नहीं होता है, इस तरह से कभी कैलकुलेशन भी नहीं होती है। कभी भी जब आप आपकी किसी बाइक में, स्कूटी में या फिर कार में पेट्रोल डलवाते हो तो कंपनी आपको ये थोड़ी कहती है कि अगर आप 10 लीटर पेट्रोल डलवाओगे तो आपकी कार इतनी चलेगी। आज भी थोड़ी सी तबीयत मेरी ऐसी ही है। कंपनी आपको ये कहती है कि 1 लीटर पेट्रोल में आपकी बाइक, आपकी कार या फिर आपकी स्कूटी इतनी चलेगी, यानी आपका ये जो पर्टिकुलर व्हीकल है ये व्हीकल इतनी एवरेज देगा। इसी तरीके से जब मान लीजिए कि आपको क्या करना है, 1 ट्रक आम खरीदने हैं, तो आपसे कोई 1 ट्रक आम की कीमत नहीं बताता है। कीमत तो आपको 1 ट्रक आम की देनी है पर उसको कैलकुलेट करा जाता है 1 किलो के हिसाब से। दिल्ली में आम किलो के हिसाब से बिकते हैं, कुछ जगह पर मैंने ऐसा सुना है कि आम किलो के हिसाब से नहीं, क्वांटिटी के हिसाब से बिकते हैं कि एक आम इतने का है।
जैसे कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में मैंने देखा है, आम वहां पे किलो के हिसाब से नहीं बिकते हैं मुंबई में, ठीक। इसी तरीके से कुछ जगह अगर हम देखें दिल्ली में जो केले बिकते हैं, केले बिकते हैं दर्जन के हिसाब से। इसी तरीके से अगर हम रिलायंस फ्रेश में जाते हैं तो हमें जो केले मिलते हैं वो दर्जन के हिसाब से नहीं मिलते हैं, किलो के हिसाब से मिलते हैं। रिलायंस फ्रेश का, जिसका पहला नाम रिलायंस फ्रेश था, अभी इसका नाम स्मार्ट पॉइंट हो गया है। कुछ जगह पर अभी भी रिलायंस फ्रेश के नाम से ही ये स्टोर चल रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जब हमें किसी भी चीज की कैलकुलेशन करनी होती है तो हम इसकी छोटी यूनिट में करते हैं। अगर आपको 100 किलो आम भी खरीदने हैं ना, तो आप 100 किलो का प्राइस नहीं पूछोगे, पूछोगे 1 किलो का कितना लोगे, उसके हिसाब से फिर हम उसकी 100 से यानी 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब कैलकुलेशन होती है तो वो छोटे यूनिट की होती है, किसकी? छोटे यूनिट की, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम इस एग्जांपल को लेते हैं, हमारी जो स्लोप आई है वो आई है 0.5। अब इसका यहाँ पे क्या मतलब है, आपके पास पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट होंगे और पिछले कुछ सालों के एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर के रिकॉर्ड्स होंगे। उन रिकॉर्ड्स को यूज करके हम लोगों ने एक लाइन बनाई, ये लाइन, ठीक है। अब एक और बात कि हमने ये जो लाइन बनाई है, अभी जो हमारी स्ट्रेट लाइन थी, ये लाइन कैसे बनी, इक्वेशन ये भी होता है, तो यहाँ हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ स्लोप समझ रहे हैं। लाइन कैसे बनाई, ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन कैसे बनाई जाती है, ये हम लोग स्टैटिक्स में टॉपिक होता है रिग्रेशन इक्वेशन, वहां पर सीखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम बात करते हैं कि ये स्लोप हमने क्यों निकाली। मैंने अब आपको बता दिया कि अगर कभी भी ऐसा होगा कि एडवर्टीजमेंट के लिए आपसे पैसा मांगा जाए तो पहले आप पूछोगे कि इतना एडवर्टीजमेंट करने से प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होगा। सिर्फ एडवर्टीजमेंट और प्रॉफिट पे नहीं, एक चीज का दूसरी चीज पे जब भी इफेक्ट देखना होता है तो हम स्लोप की कैलकुलेशन करते हैं। मान लीजिए कि आप जिम में जाते हो, तो जिम में जाने से आप जाते हो और आपसे डाइटिशियन कहता है कि आपको प्रोटीन लेना है, तो आप उससे पूछोगे कि अगर मैं अपनी डाइट में रोज 100 ग्राम प्रोटीन लेता हूं तो इसका मेरे फैट पे या मेरी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से कभी कभी हमारे अंदर अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो फिर हमें डॉक्टर कहता है कि आपको कैल्शियम की टैबलेट लेनी है 500 mg की। वो 500 mg की ही क्यों बता रहे हैं हमसे, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर हमसे कहता है कि 500 mg की आपको 2 टैबलेट लेनी है दिन में, कभी कभी कहता है कि 1 टैबलेट लेनी है। तो वो हमें 1 टैबलेट या 2 टैबलेट ही क्यों लेने के लिए कह रहा है, क्योंकि उसको पता है कि जो 1 mg कैल्शियम है उसका हमारी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारी बॉडी के अंदर कितनी कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, कितनी कमी है। तो 1 mg कैल्शियम इनकी कैल्शियम की इतनी कमी को पूरा करेगा। तो इस हिसाब से इनको 500 mg की 2 टैबलेट लेनी चाहिए या फिर 1 टैबलेट लेनी चाहिए। तो ऐसा रियल लाइफ में बहुत बार होता है जब हमें देखना होता है कि एक चीज का दूसरी चीज पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, मतलब एडवर्टीजमेंट पे जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसका प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या मेरे खाने में अगर मैं देसी घी लेता हूं तो देसी घी का मेरे वजन यानी फैट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या मैं ऑयली फूड खाता हूं तो ऑयली फूड ग्राम में ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि इतना ग्राम में खाता हूं। तो अगर मैं 100 ग्राम ऑयली फूड खाता हूं तो उसके मेरे फैट पे, मेरे मोटापे पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो रियल लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जब हम एक चीज का यानी एक वेरिएबल का दूसरी चीज यानी दूसरी वेरिएबल पे इम्पैक्ट देखना चाहते हैं, तब हम स्लोप का यूज करते हैं। तो यहाँ पे स्लोप हमें क्या बताएगी, यहाँ पे स्लोप ये बताएगी इफ एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट increases by 1 rupees या 1 rupees या फिर ₹1, then profit will increase by ₹0.5, या if we increase expenditure on advertisement
by ₹1, then profit will increase by ₹0.5। मतलब अगर हम ₹1 का एक्सपेंडिचर बढ़ाते हैं तो हमारा प्रॉफिट 0.5 पैसे से बढ़ जाएगा। मतलब अब जितना भी पैसा खर्च करोगे एडवर्टीजमेंट पे उसका 50% प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब ये रुपीस की जगह ऐसा भी हो सकता है, 1 रुपीस की जगह 1 बिलियन रुपीस 1 बिलियन में भी हो सकते हैं, मिलियन में भी हो सकते हैं, वो एक अलग मैटर है। तो हम यहाँ पर एक यूनिट को कैलकुलेट कर रहे हैं। अब आपको ये पता चल गया है कि स्लोप होती क्या है, स्लोप का यूज क्या है, ये चीज क्लियर हो गई। अब देखिए, क्योंकि आपकी जो लीनियर इक्वेशन है ना, ये पूरे मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा आपके काम आएगी। अब हम लोग थोड़ा सा ये समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन कितनी तरह की हो सकती है जो हमारे काम आती है। हो तो बहुत तरह की सकती है, बट यूजुअली जो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। देखिए, आपकी लीनियर इक्वेशन या तो ऐसे दिखेगी, या आपकी लीनियर इक्वेशन ऐसे दिखेगी, या आपकी लीनियर इक्वेशन ऐसे दिखेगी, या फिर आपकी लीनियर इक्वेशन ऐसे दिखेगी। कुल मिला के जितनी भी लीनियर इक्वेशन होती हैं, देखिए ये बात समझ लो, ये बात मैं क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि स्लोप समझना डिफरेंशिएशन समझने के लिए बहुत जरूरी है। नहीं तो रट्टा तो आप मार ही लोगे, लेकिन रट्टा मारने के लिए आप पैसा थोड़ी खर्च कर रहे हो। आप पैसा इसलिए खर्च कर रहे हो कि आपको चीजों की सही से नॉलेज हो। अदरवाइज स्लोप कैसे कैलकुलेट करनी है, यूट्यूब पर आपको हजारों वीडियोस मिल जाएगी, बट स्लोप कैलकुलेट करना या फिर डिफरेंशिएशन की क्वेश्चन करना, उसकी भी आपको हजारों वीडियो मिल जाएगी, हजारों से भी ज्यादा वीडियो मिल जाएगी। बट यहाँ पर हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जिन स्टूडेंट्स ने मैथ 10th क्लास तक पढ़ा है, इस कोर्स को करने के बाद वो स्टूडेंट्स कहीं से भी उन स्टूडेंट्स से पीछे ना रह जाएं जिन्होंने मैथमेटिक्स 11th 12th क्लास में पढ़ा है या फिर ग्रेजुएशन के भी 3 सालों में पढ़ा है। मैं मेरी तरफ से आपके MEC 103 में जो कंटेंट है उनको सारी की सारी चीजें आपको सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी डिपेंड करेगा कि आप कितनी मेहनत करते हो। तो 4 तरह की हमारी लीनियर इक्वेशन हो सकती हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। अब देखिए, कुछ लीनियर इक्वेशन जैसे अगर हम ग्राफ बनाए तो हो सकता है किसी का ग्राफ ऐसे जाएगा, ग्राफ 1, हो सकता है किसी का ग्राफ ऐसे जाएगा, ग्राफ 2, ऐसा हो सकता है किसी का ग्राफ ऐसे जाएगा, ग्राफ 3, और ऐसा भी हो सकता है किसी का ग्राफ ऐसा जाएगा, ग्राफ 4। तो 4 तरह के केसेस हो सकते हैं। अब किस इक्वेशन का ग्राफ कैसे जाएगा ये हम डिटेल में समझते हैं। ठीक है, 4 तरह की इक्वेशंस हो सकती है, तो मैं एक एक करके आपको ये 4 इक्वेशन समझाता हूं। सबसे पहले हमने इक्वेशन लिखी ax + by = c। इसका ग्राफ बनाना है तो इस इक्वेशन को आप c से डिवाइड करो, यहां c से डिवाइड करोगे, c/c क्या हो जाएगा, 1। अब इस x को हमें क्या कर रहे हैं, जैसे आपको पता है, मान लीजिए हमारे पास ये होता तो हम क्या लिखते, 5 आता नीचे। आपने सोचा है कभी कि ये 5 आया कैसे? ये 5 ऐसे आया, ये 10 है और ये 2 यहाँ पे 10 के नीचे जाता है, तो ये क्या हो जाता है, 5। तो ये x का जो कोफिशिएंट था कहाँ चला जाता है, डिनोमिनेटर के भी नीचे। इसी तरह से ये जो a है, ये a आ जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल इसी तरीके से ये b भी आ जाएगा यहाँ पे। तो अब हम इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। x y, x के नीचे c a है, हमें पता नहीं c क्या है a क्या है। आप कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो जहां भी आपका मन कर रहा है, लेकिन ये बात ध्यान रखनी है, पॉइंट इधर नहीं लोगे क्योंकि इधर माइनस की डिजिट है, इधर भी माइनस की डिजिट है, बट हमारा x प्लस का है, तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया है, फॉर एग्जांपल ये सॉरी c/a।
इसी तरह से y के नीचे है c बाई b, इन दोनों को हम कनेक्ट कर लेते हैं ऐसे। आपको ये बात समझनी है कि जब भी x का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो, यानी x के साथ ये प्लस हो, और जब यहाँ y के साथ भी प्लस हो, तो जो भी लाइन बनेगी वो हमेशा इधर बनेगी, इस साइड बनेगी। फॉर एग्जाम्पल हम ये मान लेते हैं ये आपका 4 है और ये आपका 2 है, और फॉर एग्जाम्पल ये है आपका 10, ये मान लेते हैं, है ना। तो इस केस में अगर हमें इसका ग्राफ बनाना है तो यहाँ 10, यहाँ 2 और यहाँ पे 10, और यहाँ 10 से 10 डिवाइड करेंगे, इससे इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 2.5, इससे इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 5। तो ये पॉइंट बेसिकली आपका 2.5 हो गया है और ये पॉइंट हो गया है आपका 5। ठीक है, तो पहली इक्वेशन आपको समझ में आ गई, ग्राफ हमेशा कैसे होगा, ऐसे होगा। अब मान लीजिए यहां पे मैं इक्वेशन में लिख देता हूं c बाई b, और ये पॉइंट हो गया आपका c बाई a। ये इक्वेशन थी हमारी ax प्लस by इज इक्वल टू c। अच्छा, ये जो पॉइंट है ना, देखो ये पॉइंट जहां पे ये लाइन x एक्सिस को काट रही है, तो जिस पॉइंट पर ये लाइन x एक्सिस को काटती है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट। ये लाइन जहां पे इस y एक्सिस को काटती है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं? वर्टिकल इंटरसेप्ट। ठीक, इसके बाद आपकी लाइन ऐसी भी हो सकती है, यहां माइनस और यहां भी माइनस। अगेन अगर यहां पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहां माइनस रहेगा, c डिवाइडेड बाय a हो जाएगा, यहां भी माइनस रहेगा, c डिवाइडेड बाय b हो जाएगा, और यहां रहेगा 1। तो अगर हम ये जो हमारी लाइन अब आई है, अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ देखिए कैसे बनेगा। इसका ग्राफ ऐसे बनेगा कि x के नीचे x का जो कोफिशिएंट है वो माइनस में है, यानी x की जो वैल्यू होगी अब 0 से इधर आएगी, ये वैल्यू माइनस की होती है। तो x के नीचे माइनस में कोई भी वैल्यू है, हम लोग यहां मान लेते हैं ये है माइनस c बाई a। y के नीचे भी वैल्यू माइनस में ही है, तो माइनस में वैल्यू कहां आएगी? यहां नीचे की तरफ, तो ये हो गया माइनस c बाई b। इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करोगे तो ये लाइन आपके पास आ गई। ठीक है, ये जो लाइन है ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है आपका ax माइनस by इज इक्वल टू c। अब आपको एक बात समझनी है, जैसे मैंने दो लाइनों के ग्राफ यहाँ पे बनाए हैं, एक ax प्लस by इज इक्वल टू c, और दूसरा ग्राफ मैंने नीचे बनाया है माइनस ax प्लस by इज इक्वल टू c। आपको इस इक्वेशन को देख के इसकी स्लोप बतानी है, बताओ इसकी स्लोप क्या है। तो क्या करना है, आपको पता है y वाली चीज आपको लेफ्ट साइड पे रखनी है, बाकी सब राइट पे। एक सेकंड, जैसे आपसे कहा इस लाइन की स्लोप बताओ, तो स्लोप निकालने के मैंने आपको दो तरीके बताए थे। एक, अगर आपके पास दो पॉइंट हैं तो स्लोप कैसे निकालनी है, और दूसरा अगर आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है तो स्लोप कैसे निकालनी है। तो हमारे पास यहाँ पॉइंट तो है नहीं, यहाँ पर हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, तो स्लोप कैसे निकालोगे? पहले आपको देखना है यहाँ क्या दिखाया है, यहाँ क्या दिखाया है, इधर x दिखाया है, इधर y दिखाया है। तो जो इधर होता है उसको लेफ्ट साइड पे रखते हैं, y इधर रखना, बाकी सब इधर ले जाओ। c पहले से इधर है, x को इधर ले जाएंगे। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? y को। तो ये जो b है, b को इस साइड लेके आओ। जब b को इस साइड लेके आओगे तो ये दोनों के नीचे आ जाएगा। इस b को फिर क्या करो, इस b को इसके नीचे भी लिख दो, इस b को इसके नीचे भी लिख दो। सॉरी, ये x है ना, ये x है। अब यहाँ पे आप जो स्लोप निकालोगे तो स्लोप होगी जो भी x का कोफिशिएंट है, यानी x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में, x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, ये है x के साथ मल्टीप्लाई में माइनस ab। ठीक है, अब जो ये नीचे वाली लाइन है ax माइनस by इज इक्वल टू c, यहाँ पे स्लोप निकालेंगे, by इधर रहेगा, c इधर रहेगा, इसको इधर लेके आना ax।
y इधर रहेगा c प्लस ए एक्स, ये माइनस बी इधर आ गया, और ये c के नीचे भी आ जाएगा, और ये यहाँ पे ए एक्स के नीचे भी आ जाएगा। अब क्या होगा, ये जो माइनस है ये माइनस हम ऊपर लिखेंगे ऐसे ऐसे, ये जो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस भी हम कहाँ लिखेंगे, नीचे। स्लोप क्या होगी, स्लोप होगी जो x के साथ मल्टीप्लाई में होता है, यानी जो x का कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट है माइनस ए बाई बी। तो समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे जो स्लोप आया था और यहाँ पे जो स्लोप आया, दोनों स्लोप सेम है। यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है, यहां से कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर यहाँ पे ये दोनों वैल्यू प्लस की हो और ये भी प्लस की हो, अगर ये दोनों वैल्यू प्लस की हो और सॉरी माइनस की हो और ये प्लस की हो, ठीक है, क्या ये दोनों वैल्यू प्लस की हो, ये भी प्लस की हो, ये प्लस ये प्लस ये प्लस, ये माइनस ये माइनस ये प्लस, मतलब ये तो प्लस की ही होनी चाहिए, सी प्लस का ही होना चाहिए। और अगर इन दोनों के साइन सेम है, चाहे वो साइन सेम प्लस के हो, चाहे दोनों साइन सेम माइनस के हो, एक जैसे साइन है, दोनों माइनस दोनों प्लस, तो अगर दोनों प्लस के साइन है या फिर दोनों माइनस के साइन है, तो आपकी स्लोप हमेशा माइनस में होगी। स्लोप किस में होगी, माइनस में। ये जो आपने स्लोप निकाली है, स्लोप कैसे निकाली है, नेगेटिव। अब ध्यान रखना, स्लोप दो तरह की होती है, एक स्लोप नेगेटिव होती है और एक स्लोप होती है पॉजिटिव। क्या, एक स्लोप नेगेटिव होती है और एक स्लोप होती है पॉजिटिव। तो नेगेटिव स्लोप क्या होती है, पॉजिटिव स्लोप क्या होती है, ये हम लोग समझेंगे, ठीक। नेगेटिव, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, हमें ना इक्वेशन देखते ही, आप आगे पढ़ोगे तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, और ऐसा तो है नहीं कि आपको सिर्फ मास्टर डिग्री करनी है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे आप में से जो एमए करने के बाद नेट का एग्जाम देंगे, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने बीएड भी कर रखी है, एमए करने के बाद वो पीजीटी टीचर का भी एग्जाम देंगे। और ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो एमए इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, उसके साथ साथ ही वो लोग यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं, उनका यूपीएससी में ये ऑप्शनल पेपर हो सकता है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो एमए इकोनॉमिक्स करने के बाद आरबीआई बी ग्रेड ऑफिसर का पेपर देंगे। तो सिर्फ हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ पे जितना बारीकी से सीख सकते हैं सीखें, क्योंकि आगे आपका टाइम और पैसा बच जाए। क्योंकि जो लोग यहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं, बाद में अगर नेट की कोचिंग लेंगे तो 50,000 रुपए आपके खर्च हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप जितना ज्यादा सीख लो, मेरे हिसाब से मेरी कोशिश रहेगी जितनी बारीकी से मैं आपको सिखा पाऊँ कि आपके आगे जितने भी पैसे खर्च होने वो खर्चा कम से कम हो जाए, ठीक। तो हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये स्लोप नेगेटिव है और ये स्लोप नेगेटिव है। अगर आपके पास एक इक्वेशन है तो इक्वेशन देखते ही आप कैसे बताओगे कि स्लोप पॉजिटिव है या स्लोप नेगेटिव है। ये सब रफ कर देते हैं। मेरे पास जो पहली इक्वेशन थी वो ये थी ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। बाद में ये इक्वेशन आई ऐसे c बाई बी माइनस ए बी एक्स, ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। दूसरी इक्वेशन मेरे पास ये थी माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू सी। यहां से मैंने जब इसको सॉल्व करा तो मेरे पास रिजल्ट आया c माइनस सी बाई बी एंड माइनस a बाई बी एक्स, ठीक है। तो अब ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर में या बुक में जहां पे भी एक इक्वेशन लिखिए जिसे देख के आपको बताना है इसकी स्लोप पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। या तो इक्वेशन इस फॉर्म में होगी या इक्वेशन इस फॉर्म में होगी। तो अगर इक्वेशन इस फॉर्म में है तो आप देखो दोनों के साइन सेम होने चाहिए। x का जो साइन है पॉजिटिव है, y का साइन भी क्या है पॉजिटिव। ऐसे इधर देखो x का साइन नेगेटिव, y का साइन भी क्या है नेगेटिव। तो अगर आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में है, इस वाली फॉर्म में, इस फॉर्म का मतलब क्या है x और y दोनों लेफ्ट साइड पे हैं। तो अगर x और y दोनों ही लेफ्ट साइड पे हैं तो x और y दोनों के साइन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो अगर दोनों के साइन सेम है
तो आप क्या कहोगे, इन दोनों ही केस में हमारी जो स्लोप आएगी वो क्या आएगी, -a/b, यानी नेगेटिव। तो अगर एक्स वाई दोनों पॉजिटिव हैं या फिर दोनों नेगेटिव तो स्लोप क्या होगी, नेगेटिव। ये ऐसे आप इस फॉर्म को देख के ही बता सकते हो। और पहचान क्या, इस फॉर्म का मतलब क्या है कि एक्स वाई दोनों लेफ्ट साइड पे हैं। अब मान लीजिए कि एक्स और वाई दोनों अलग अलग साइड पे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या इधर है या फिर क्या इधर है,